वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था बिजनेस, हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जहां पे चैप्टर नंबर 1 आपका हो चुका है, यूनिट के अंदर मैंने करा चुका हूं। आज जो चैप्टर आपका है मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको अलग अलग तरह से कराने की कोशिश करा है, जहां पर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें मनी का चैप्टर ही ओनली रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बैंकिंग वाला चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वन शॉट में करने वाले हैं बेटा। ये आपका यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 1 है। आइए, तो यूनिट जो आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का है, अभी इकोनॉमिक्स का सेक्शन चल रहा है। सभी को मैं सीक्वेंस में करा रहा हूं, तो जिन भी बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए इकोनॉमिक्स का है, यहां पर मनी का चैप्टर है बेटा। वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आइए, जब मनी का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा फिर हम बैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, वो अगले सेगमेंट का बात है बेटा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। वन शॉट क्लास 12th इकोनॉमिक्स मनी। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ओवरव्यू लेंगे एक बार कि हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं बच्चे, उस पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मनी, मनी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बार्टर सिस्टम क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहले तो हम समझेंगे मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। उसके बाद बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या होती है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स, क्या क्या ट्रीटमेंट है उस डिफरेंट आइटम्स में, उसमें उस पर डिस्कस करेंगे। फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करेंगे बच्चे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। और उसके बाद मनी आज के मॉडर्न ट्रेड में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या इसकी क्रेडिट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस सभी पे चर्चा करते हैं। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मनी, मनी का मतलब क्या होता है बच्चे, मनी का मतलब क्या समझते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा लीगल वर्ड में हम इसमें बात करते हैं, लीगल फॉर्म में हम इसको डेफिनेशन को समझते हैं। तो मनी, मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। कहने का मतलब पैसा वो चीज है बेटा, मनी इज एनीथिंग जिसको हर व्यक्ति, अब मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, कि आप किसी के पास लेकर के जाएंगे तो क्या 100 रुपये एक्सेप्ट करेंगे ना, लीगल फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक्सचेंज का प्रोसेस करते, तो यहां पर अगर बात करें बेटा, तो जिसको हर व्यक्ति स्वीकार करे। आप वहां पर पैसे के ऊपर आप देखेंगे वहां पर लिखा होता मैं धारक को वचन देता हूं, यानी वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बेटा वो पैसे लेकर के कहीं पर भी जाएंगे हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट जो पैसा बैंड कर दिया गया है, जो डिमोनेटाइजेशन से पहले का नोट जो अगर लेकर के जाएंगे तो कोई एक्सेप्टेंस देगा उसका, कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि बैंड करा गया हुआ बेटा। बट यहां पर मनी का मतलब वो चीज होना चाहिए, मनी इज एनीथिंग जिसको हर व्यक्ति जनरली कोई भी मना ना करे, जब आप लेकर के पैसे को जाए मार्केट में तो हर व्यक्ति उसको इजीली स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट करे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा जी एक्सचेंज करने के प्रोसेस में कि आपने पैसा दिया और आपने सामान खरीदा, गुड्स परचेज करा, तो पैसे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसके बाद मेजर ऑफ स्टोर, मेजर ऑफ वैल्यू, पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, मेजरिंग होनी चाहिए, स्टोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो यहां पर बहुत सारे स्टैंडर्ड तरीके से इसको डिफर्ड फॉर्म में आप इसको पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली वर्ड में ये समझो, तो मनी का मतलब वो चीज होता है जिसको हर व्यक्ति इजीली स्वीकार कर सके, चाहे वो एक्सचेंज के फॉर्म में हो, चाहे स्टोर के वैल्यू के फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो पैसा वो चीज होता है जिसको आप मार्केट में लेकर के जाएंगे तो इजीली आप उसे सामान भी परचेज कर सकते हैं, गुड्स भी खरीद सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नो वन कैन रिफ्यूज, कोई भी व्यक्ति रिफ्यूज नहीं करेगा, आपको मना नहीं करेगा, उनको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि लीगल फॉर्म में वैलिड मनी है, वैलिड अमाउंट है बेटा। तो आपको ये बातें समझ में आ गया। तो पैसा वो चीज होता है, मनी वो चीज होता है बेटा जो उसको हर व्यक्ति इजीली स्वीकार कर सकता है। पैसा के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूं, तो वहां पर एक्सेप्टेंस लिया जाता है बेटा। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? बोलिए श्योर नो। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी फॉर्म में एक्सचेंज हो हम उसको मनी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? रुपया पैसा वो चीज है जिसको हर व्यक्ति स्वीकार करे। चलिए बेटा आगे बात करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। क्या समझते हैं बेटा बार्टर सिस्टम? बेटा जी बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर गुड्स के बदले में पैसे का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गुड्स के साथ गुड्स की एक्सचेंज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। एक बात मैं बताऊं बेटा, बिफोर डिस्कवरी ऑफ मनी, पैसे के आविष्कार होने से पहले, जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, प्राचीन काल की बात बता रहा हूं, उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, लोग अपने जरूरत को पूरा करने के लिए सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते थे बेटा। उस टाइम में पैसे के आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम की मैं बात आपको बता रहा हूं। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग अपने जरूरत को पूरा करते थे। आपके पास मान लीजिए गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है, उनको गेहूं की जरूरत है, आपको चावल की जरूरत है, तो आप सामान के बदले में सामान को आप एक्सचेंज करते थे। बट वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुआ करती थी। मान लीजिए जो मेरे पास है वो आपकी जरूरत है, बट जो आपके पास है वो मेरी जरूरत नहीं है, तो क्या हम दोनों एक आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुआ करती थी। तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पर गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ किया जाता है, यहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बेटा। हम उसको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गया? पहले जमाना में यही हुआ करता था, प्राचीन काल में हुआ करता था, जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था बेटा। उस टाइम पे लोग अपनी जरूरत पूरा करते थे, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करते थे। इसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी कि मान लीजिए आपके पास जो सामान है वो हमें तो रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास जो सामान है उसकी जरूरत आपको नहीं है, तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हुआ करती थी बेटा। क्या बात समझ में आ गया? उस टाइम में आग नहीं हुआ करता था, लोग पत्थर पे पत्थर मार करके अपने जरूरत को पूरा करते थे। वस्त्र का कपड़ा वगैरह नहीं हुआ करता था, क्लोथ्स वगैरह उस टाइम पे नहीं हुआ करता था तो लोग जानवरों को मार करके उसके जो होते हैं ये क्या कहते हैं, चमड़ा वगैरह जो होता है, उससे अपने शरीर को ढकते थे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज था बेटा जब पैसे के आविष्कार नहीं हुआ। जैसे जैसे समय चेंज होते गया, मॉडर्न युग आया, पैसे का आविष्कार होते गया, चीजें इजी होना शुरू हो गया बेटा। आई बात समझ में? तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है बेटा जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू, या बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। बेटा यहां पर गुड्स का अगर एक्सचेंज अगर गुड्स के साथ करोगे, अगर गुड्स का एक्सचेंज अगर गुड्स के साथ करोगे, सिंपल वर्ड में समझो, अगर सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज सामान के साथ करोगे, या गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ करोगे बेटा, वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। समझ के बात को? हम इसको बार्टर सिस्टम बोलेंगे। तो यहां पर कोई पैसा यूज नहीं करा जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम, बार्टर सिस्टम रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी, बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, बेटा जी आ गया ये वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे थे कि उस टाइम क्या हुआ करती थी, क्या लिमिटेशंस था बेटा बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो मेरे पास है वो जरूरत आपकी तो है, लेकिन जो आपके पास है उसकी जरूरत हमारे को नहीं है, तो क्या हम लोग आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स का? नहीं। या मान लीजिए जो आपको जरूरत है वो मेरे पास है और जो मेरी जरूरत है आपके पास नहीं है, सिमिलरली वाइस वर्सा हो सकता है बेटा। तो यहां पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, बेटा बिल्कुल सही बात है। सेकंड बेटा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। एक बात बताइए, आपके पास जो सामान है उसका वैल्यू कुछ और है, मेरे पास जो सामान है, मेरे पास जो गुड्स है उसकी प्राइस कुछ और है। ना तो आपके गुड्स का प्राइस मेरे गुड्स के प्राइस से मैच कर रहा है, क्या आपस में दोनों को हम सेम कर पाएंगे? नहीं। तो यहां पर मेजर करना डिफिकल्ट हुआ करती थी। मेरे पास जो गुड्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है और आपके पास जो गुड्स है उसकी मेजरमेंट अगर करें तो कम होगा, तो यहां पर दिक्कत हुआ करती थी। दीज आर द लिमिटेशंस, राइट। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, उसके बाद लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। बेटा जी जो जो चीज मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया ना, हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर मैं टुकड़ों में मैं समझाऊंगा जिससे बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशंस क्या, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की अगर बात करें बेटा, इट इज हार्ड टू फाइंड पीपल हुज नीड्स अलाइन
परफेक्टली, बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये चीजें हुआ करती थी। इसका नाम में ही आंसर छुपा है बेटा कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। तो यहां पर इट इज हार्ड टू फाइंड टू पीपल हुज नीड्स अलाइन परफेक्टली। तो बड़ा डिफिकल्ट हुआ करती थी कि हम किसको चुने, किस व्यक्ति को चुने जहां पर उसकी वंड्स और हमारी वंड्स तालमेल बैठ जाए, मैच कर जाए, बड़ा डिफिकल्ट हुआ करती थी। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देर इज नो स्टैंडर्ड वे टू मेजर द वैल्यू ऑफ इस गुड्स। यहां पर बेटा जी ऐसा हुआ, देर इज नो स्टैंडर्ड वे, यहां पर वो स्टैंडर्ड वे नहीं, देर इज नो स्टैंडर्ड वे टू मेजर द गुड्स ऑफ वैल्यू। बेटा जी यहां पर बहुत दिक्कत हुआ करती थी कि उस गुड्स की मेजरमेंट हम कैसे करें, कैसे मूल्यांकन करें। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट की बात करें, डिफिकल्ट टू प्रोमिस फ्यूचर पेमेंट। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर में हम कितने पेमेंट करेंगे उनको, कितने डेफर्ड का मतलब फ्यूचर में डेफर्ड करके हम कितने पेमेंट करेंगे, ये बड़ा डिफिकल्ट हुआ करती थी बेटा आइडेंटिफाई करना। उसके बाद लैक ऑफ स्टोर वैल्यू की अगर बात करें तो गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इजली विदाउट लूजिंग वैल्यू। भाई साहब गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, सामान को आप, गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि खराब हो सकता है। बट पैसा है, पैसा को रख सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गुड्स को कहां रखेंगे बेटा, उसकी लिमिटेशंस होती है, उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। गुड्स को आप स्टोर करके, रख करके, होल्ड करके नहीं रख सकते, उसकी टाइम लिमिट होती है बेटा। बट पैसा को आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द बेटा लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, सेकंड जो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड में लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, और लास्ट में क्या बेटा लैक ऑफ स्टोर्ड वैल्यू। यानी गुड्स को आप होल्ड करके नहीं रख सकते, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर उसको पैसे के फॉर्म में चेंज कर सकते हो तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे से पैसे कमा सकते हो, पैसे की टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है बेटा। चलिए आगे चर्चा करते हैं बेटा। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मनीज फंक्शंस। अब हम बात करते हैं मनी का क्या फंक्शंस है, मनी का क्या काम है, पैसों का क्या काम है। आइए बात करते हैं बेटा। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी, सबसे पहला मनी का काम क्या होता है बेटा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां पर सबसे पहला जो मनी का काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन को देखें, द मनी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम फॉर बाइंग एंड सेलिंग। सही बात है बेटा, मनी को हम, मनी वो चीज होता है जिसको वाइडली हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इज इट क्लियर बेटा। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमिनेटिंग द इनएफिशिएंसीज ऑफ बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो व्हेन यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट यू यूज मनी इंस्टीड ऑफ ट्रेडिंग अनदर आइटम्स। भाई साहब मनी का, पैसा का सबसे प्राइमरी काम होता है बेटा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप सामान खरीदे और सामान के बदले में पैसे की पेमेंट करें। तो बेटा जी आप पैसे का यूज कर सकते हैं किसी सामान को परचेस करने में, किसी सामान को सेल करने में। तो यहां पर बाइंग एंड सेलिंग के दौरान आप पैसों को प्राइमरी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू यूज कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को एलिमिनेट कर सकते हैं इन एफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, पैसे की मदद से आप बार्टर सिस्टम वाली जो समस्याएं हैं उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने बताया कि व्हेन यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, अगर आप सामान खरीदना चाहते हो, अगर साग सब्जी खरीदना चाहते हो मार्केट से, तो आप पैसे की मदद से कर सकते हो, इजिली इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो सबसे पहला मनी का काम क्या, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर क्या है बेटा, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला काम इसको एक्सचेंज करने का काम होता है बेटा, जहां पर इसका यूज करके आप सामान खरीद सकते हैं। जहां पर आप जैसे बाजार में जाएंगे, साग सब्जी आपने खरीदा और उसके बदले में आपने पेमेंट करा। क्या ये बातें समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखेंगे मनी का पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आइए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इसका पॉइंट, एज अ मेजर वैल्यू। अभी हम प्राइमरी फंक्शंस पे ही चर्चा कर रहे हैं। मेजर वैल्यू क्या मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनी एक्ट एज अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, मेजरमेंट करने में हमारी जब से मनी आया, जब से मनी की डिस्कवरी हुआ, हमें मेजरमेंट करने में चीजें इजी हो चुका है। हम कंपैरिजन कर पाते हैं, हम गुड्स को कंपैरिजन कर पाते हैं। तो मनी एक्ट एज अ कॉमन स्टैंडर्ड टू मेजर और कंपेयर वैल्यू
डिफरेंट गुड्स का क्या वैल्यूज होगा, क्या कंपैरिजन होगा, क्या कॉमन मेजर होगा, इन सभी चीजों को हम किसकी मदद से कर रहे हैं, द मेजर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अ पेन इज प्राइस एट ₹20, a pen is priced at ₹20 and notebook at a ₹40. This is comparison possible because of money provides a standard for measure. बिल्कुल सही बात है बेटा, this is a सटीक एग्जाम्पल ऑफ मेजर्स ऑफ वैल्यूज। पॉइंट्स क्लियर है आपका? तो यहां पर देखिए, पेन का प्राइस ₹20 है, नोटबुक का प्राइस ₹40 है। बेटा जी कब पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मेजर ऑफ वैल्यू, हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि पेन का प्राइस ये है, ये इसका ही। दिस इज अ द मनी प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर मेजर्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। तो सेकंड पॉइंट हमने बताया कि मेजर वैल्यू की मदद से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर आप गुड्स को कंपैरिजन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, प्राइमरी फंक्शन हमने डिस्कस करा, अब हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है मनी का? तो भाई साहब मनी सेकेंडरी पर्सन, ये सेकेंडरी फंक्शंस वो होता है जो अदर देन प्राइमरी फंक्शंस। तो आइए, स्टोर ऑफ वैल्यू, बेटा जी क्या मतलब होता है, इस पर चर्चा करते हैं। स्टोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। मनी हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस सेव वेल्थ फॉर फ्यूचर। भाई साहब मनी हेल्प करता है इंडिविजुअल चाहे बिजनेसमैन को सेव करने के लिए वेल्थ फॉर फ्यूचर। मतलब मनी वो चीज है बेटा जो किसी इंडिविजुअल को या बिजनेसमैन को सेव करने में, वेल्थ को सेव करने में फ्यूचर में मदद करता है। सेकंड, फ्यूचर यूज, अनलाइक पेरिसेबल गुड्स मनी रिटेन्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है। गुड्स को आप क्या करेंगे बेटा, क्या ज्यादा समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं? नहीं। बट यहां पर क्या करेंगे बेटा जी, जब आपके पास वो पैसे होंगी तो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे से मार्केट में आगे और भी चीज खरीद सकते हैं। तो यहां पर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहां पर बात को समझेंगे, मनी ने क्या करा, हेल्प करा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, इन सभी को फ्यूचर में फ्यूचर में वेल्थ को सेव करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, करते हैं बेटा। तो यहां उसके बाद अगर बात करें, जैसे सेविंग ऑफ ₹500 इन योर वॉलेट टूडे टू स्पेंड आफ्टर अ मंथ। बिल्कुल सही बात है। ₹500 करके आपने क्या करा, सेव करा अपने वॉलेट में, आज से करा, और आप 1 महीने के बाद यूज करेंगे। तो पैसे को रख सकते हैं होल्ड करके, बट गुड्स को नहीं रख सकते हैं। आइए बेटा चलिए आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की? अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो मनी प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। पैसा क्या कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट करने के लिए आप इजी वे में कर सकते हैं। तो मनी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। आप पैसे को डेफर्ड तरीके से पेमेंट कर सकते हो। द मनी प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स फैसिलिटेटिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल्स के लिए, टेकिंग अ लोन टुडे एंड रीपेमेंट इन अ इंस्टॉलमेंट ओवर अ ईयर। बिल्कुल सही बात। दीज आर द सटीक एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट्स। कहने का मतलब लोन आज लेते हो आप और पेमेंट करते हो फ्यूचर में, कब? इंस्टॉलमेंट मोड में। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। दिस इज एन सटीक एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो मनी प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स। अब फ्यूचर में यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं कि आज आप गुड्स खरीदते हो क्रेडिट बेस पर, और इसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट मोड में भी कर सकते हो बेटा। ये बात समझ में आ गया। आज आप लोन ले रहे हैं, फ्यूचर में इसको पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में पूरे साल के दौरान। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। आइए बेटा अब हम लोग चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। भाई मनी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनकरेज स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। फैसिलिटेट सेविंग। उसके बाद बात करें प्रमोट्स डेवलपमेंट्स। उसके बाद सपोर्ट्स प्राइस मैकेनिज्म। उसके बाद एनेबल्स क्रेडिट सिस्टम्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी। बेटा जी ये महत्व है, ये इंपॉर्टेंस है मनी का। सबसे पहला, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसको यूज करते हो, एनकरेज करता है स्पेशलाइजेशन के लिए, ये सेविंग में आपको मदद करता है बेटा। हम मनी की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, यहां पर ये डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करता है, ये सपोर्ट करता है प्राइस मैकेनिज्म को, ये एनेबल टू क्रेडिट सिस्टम को करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस है इसकी, प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये सारे के सारे चीज क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है मनी का। चलिए आगे चर्चा करते हैं बेटा।
चलिए बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब? तो मनी एलिमिनेटिंग द नीड्स ऑफ बार्टर एंड सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जब से मनी का डिस्कवरी हुआ है, मनी का आविष्कार हुआ, उसके बाद से क्या हो गया, मनी की डिस्कवरी की होने की वजह से बार्टर सिस्टम का जो सेल प्रॉब्लम था, जो भी दिक्कत हुआ करती थी लोगों को गुड्स को एक्सचेंज करने में, उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया है। तो आज के टाइम पे गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, पैसे की मदद से खरीद सकते हैं, जितना हमें जरूरत है उतना ही हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर मनी ने एलिमिनेट कर दिया, उन चीज़ों को हटा दिया है, बार्टर सिस्टम वाली जो समस्या हुआ करती थी, और ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, ईजी कर दिया, जितना जरूरत है उतना ही खरीदो, पैसे आपके पास है, आप अपने उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे बाइंग ग्रोसरीज विथ कैश और डिजिटल पेमेंट इंस्टीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में क्या होता है, आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं या कुछ खरीदते हैं, तो या तो आप कैश पेमेंट करते हैं या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, रेदर देन गुड्स की एक्सचेंज। तो ये सिस्टम को हटा दिया है बेटा, ये सभी किसका कमाल है बेटा, मीडियम एज अ एक्सचेंज। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इनकरेज फॉर स्पेशलाइजेशन की बात करें बेटा, क्या मतलब होता है इनकरेज फॉर स्पेशलाइजेशन? मनी अलाउज इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन, ये इंडिविजुअल को भी और बिजनेसमैन को स्पेशलाइज्ड इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स विदाउट वरिंग अबाउट डायरेक्ट वाटर। तो बेटा जी यहाँ पर पैसा की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन, जो इंडिविजुअल्स हैं चाहे बिजनेसमैन है, उन सभी को स्पेशलाइज कर दिए हैं, उनको रेस्पेक्टिव फील्ड्स में विदाउट वरिंग, बिना किसी झंझट का। बार्टर सिस्टम वाले जो परेशानी हुआ करते थे उनको हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जाम्पल, अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स एंड सेल्स देम फॉर मनीज। एक फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, मनी लेते हैं, विच ही यूज टू बाई क्लोथ्स और टूल्स। बिल्कुल सही बात है, उस सामान को बेच के वो फार्मर वो क्रॉप्स को बेच करके सेल करके पैसे लेते हैं, पैसे से क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं क्लोथ्स और टूल्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एनकरेज कर रहे हैं कि इसको स्पेशलाइजेशन की बाय द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, फैसिलिटेट सेविंग, बिल्कुल सही बात है, एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। सामान गुड्स जो होता है बेटा, गुड्स को आप होल्ड करके नहीं रख सकते, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए नहीं रख सकते, लेकिन पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। पैसे सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मनी अलाउज पीपल टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हम सेविंग करेंगे, हम अपने अपने पैसे को हर जगह पर लगाएंगे, ताकि फ्यूचर में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हमें जो है हमारी जरूरत को पूरा करने में वो हेल्प कर सके। उसके बाद इन्वेस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात, हमें लगता है कि इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। आइए बेटा, सेविंग मनी इन अ बैंक अकाउंट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करते हैं, पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में जो भी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से निकाल सकते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बच्चे। आइए, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मनी फैसिलिटेट ट्रेड, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बूस्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। मनी ने क्या करा है, फैसिलिटेट करा है, प्रोवाइड करा है ट्रेड करने में, आपको प्रोडक्शन करने में, उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन करने में, बूस्टिंग करा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा, किसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, यूज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, बिना फाइनेंशियल रिसोर्स के बिना आप कर ही नहीं पाएंगे, तो ये आपको हेल्प करता है। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? बढ़े आगे, चलिए आइए बच्चे, फिर उसके बाद अगर हम बात करें हेल्प्स इन प्राइस मैकेनिज्म, बेटा जी प्राइस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्प प्राइस मैकेनिज्म में भी ये मदद करती है। मनी एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर्स, राइट, हेल्पिंग डिटरमाइन प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जी यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो मनी को एक कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिया जाता है, जिससे ये हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, हेल्प करता है डिटरमाइन प्राइस। भाई प्राइस क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को हम हेल्प कर सकते हैं।
तो प्राइस मैकेनिज्म, क्या गुड, कौन सा गुड्स का क्या प्राइस होना चाहिए, उसमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फोन प्राइस एट अ 15,000 इज इजिली अंडरस्टूड बाय कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है। एक मोबाइल है, हमने कस्टमर को दिखाया कि भाई साहब ये देखिए मोबाइल है, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो बताओ बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग ही तो हम ले पाएंगे, अलाउ मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ इसका जो है फिगर्स, अमाउंट्स। मैंने कहा 15,000 तो समझ में आ गया कि मेरा बजट के बाहर है, तो भाई साहब अपना निकल गए। बात समझ पा रहे? तो दिस हेल्प्स इन अ प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस डिटरमाइन करने में भी बेटा ये मनी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई होप आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट क्रेडिट सिस्टम, बेटा जी ये सपोर्ट करता है किसको, क्रेडिट सिस्टम को। ध्यान से समझेंगे, ये क्रेडिट सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो मनी एनेबल्स लोन्स, मनी जो है बेटा अनेबल करता है लोन्स के लिए और क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है, पैसा जो है आपको लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, लोन की अपॉर्चुनिटीज़ को खोलते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट करते हैं बिजनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये कहते हैं कि एज ए बिजनेसमैन आपको पैसे की नीड है तो आप लोन ले लीजिए, बिजनेस लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, या आप होम लोन ले लीजिए, या लैप ले लीजिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बहुत तरह के फैसिलिटी दिया जाता है मनी के फॉर्म में, पर्सनल ग्रोथ के लिए देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मनी ने क्या करा है, क्रेडिट फैसिलिटीज को भी, सिस्टम को भी सपोर्ट करा है। आइए, बिजनेस से बोरो मनी, बिजनेस ने पैसा लिया फॉर एक्सपेंशन एंड रीपे इट ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है, आज आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो आपने लोन ले लिया और उस पैसे को आप रीपेमेंट कर रहे हैं किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। तो इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम में आपको पैसा मिल गया जिससे आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए आगे हम बात करते हैं प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। बिल्कुल सही बात है, ये लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। बिल्कुल सही बात है, पैसा की लिक्विडिटी होती है, कैश है बेटा, जब मर्जी चाहे उसको कर सकते हैं। विच कैन बी यूज फॉर इमीडिएटली फॉर ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही बात, आपके पास पैसा है, जो खरीदना है खरीद लीजिए, ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ईजी है चीज। आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को भी प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कैश, यूपीआई, इंस्टेंट परचेज। बिल्कुल सही बात है, सामान खरीदिए और लाइए भाई, स्कैनर लाइए, खड़ाखड़ मार दीजिए, तो इससे क्या होगा, चीजें फास्ट हो गई है। ये किसका कमाल है बेटा, मनी का ही तो है। क्या बाटर सिस्टम में ऐसा हुआ करती थी? बहुत डिफिकल्टीज हुआ करती थी। ये सारे हेल्प कर रहा है बेटा, मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटीज। कुछ भी सामान खरीदते जाते हैं, 5 रुपए का सामान खरीदना होता है, स्कैन करके भेज देते हैं, कितना आसान हो गया चीजें, बाय द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है बेटा, चलिए आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म मनी सप्लाई। यहाँ पर मनी का सप्लाई करते हैं, मनी सप्लाई वो होता है जहां पर सप्लाई करी जाती है, किसकी, मनी की। बात समझ पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, the total volume of money available with public, the total volume of money available with the public at a particular time in an economy, हम उसको बोलते हैं बेटा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई वो सप्लाई होता है बेटा, मनी सप्लाई वो सप्लाई होता है जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, मनी सप्लाई बोलेंगे। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर जितने टोटल वॉल्यूम, हम सभी टोटल की बात कर रहे हैं, सम टोटल वैल्यू ऑफ द मनी अवेलेबल इन द पब्लिक, जो पब्लिक के पास है, बात समझ रहे हैं, जो जनता के पास है एक पर्टिकुलर टाइम में इकोनॉमी के अंदर, हम उसको मनी के सप्लाई बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया बेटा? तो मनी सप्लाई वो सप्लाई होता है जो टोटल हम बात कर रहे हैं, टोटल यहां पर मनी की बात कर रहे हैं जो पब्लिक के पास है पर्टिकुलर टाइम पे, हम उसको क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो सबसे पहले M1, M2, M3, M4। आइए, क्या होता है, M1 का मतलब नैरो मनी, M2 का मतलब नियर मनी, M3 का मतलब ब्रॉड मनी, और M4 का मतलब टोटल मनी सप्लाई। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो यहां पर हमने इसको कीवर्ड दे दी, M1 मतलब नैरो मनी, M2 मतलब नियर मनी, M3 मतलब ब्रॉड मनी, और M4 का मतलब टोटल मनी सप्लाई। पॉइंट्स क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चर्चा करेंगे इस पर। आइए, M1 का मतलब क्या होता है बेटा, नैरो मनी। क्या समझते हो, कंपोनेंट्स क्या क्या होती है यहां पर? तो करेंसी आ गया,
क्वाइंस आ गया एंड नोट्स आ गया विद द हेल्प विथ द पब्लिक प्लस डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, M1 कहते हैं। तो M1 के अंदर क्या आएगा बेटा, करेंसी आएगा, क्वाइंस आएगा, प्लस नोट्स आएगा, प्लस पब्लिक के पास विद द पब्लिक प्लस डीडी आ जाएगा, प्लस कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। फॉर एग्जांपल देखते कैश, द कैश इन योर वॉलेट, जो कैश है आपके वॉलेट में, एंड बैलेंस इन योर करेंट अकाउंट। बेटा जी यही तो आपका क्या है, M1 है। बात आई समझ में। तो यहां पर करेंसी का मतलब क्वाइंस प्लस नोट्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। जैसे आपके पास कैश जो है वॉलेट में एंड बैलेंस जो आपके अकाउंट में, करेंट अकाउंट में है, वो M1 के अंदर आता है बेटा। चलिए सेकंड पे बात करें, M2 का मतलब क्या होता है, नियर मनी। नियर मनी में क्या आता है, M1 तो आ जाएगा जो हमने अभी डिस्कस करा, प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस विद द पोस्ट सेविंग बैंक। ये सब कुछ को हम इसमें कंपोनेंट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले M1 पूरा का पूरा आ जाएगा, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट आएगा विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट सेविंग बैंक्स, ये सब आ जाएंगे। योर सेविंग अकाउंट बैलेंस एंड मनी इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी आपका सेविंग अकाउंट के बैलेंस एंड मनी इन अ पोस्ट ऑफिस का सेविंग, दोनों यहां पर आ जाते हैं बेटा M2 के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं M3 का मतलब ब्रॉड मनी होता है, जहां पर कंपोनेंट्स क्या होता है, M2 आ जाएगा। M2 आएगा तो M1 तो ऑलरेडी उसमें आ रखा है। नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये सारी चीज इसमें आ जाएंगी। उसके बाद जैसे फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, जो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, अलॉन्ग विथ सेविंग डिपॉजिट। बेटा जी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट भी आ जाता है, एफडी भी आ जाता है बैंक में जो आपका है, और आपका सेविंग डिपॉजिट भी आ जाता है, दोनों चीज ही यहाँ आ जाता है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं M4 का मतलब क्या होता है, टोटल मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स की बात करें M3, टोटल मनी डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल को देखते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अदर देन NSC कंबाइंड विद द बैंक डिपॉजिट। तो बेटा ये कहाँ आ जाएगा, M4 के अंदर आ जाएगा, टोटल मनी सप्लाई। क्लियर है पॉइंट्स। तो ध्यान रखेंगे M3 आ जाएगा प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल बैंक सेविंग, नेशनल सेविंग जो है सर्टिफिकेट, उसको माइंड एक्सक्लूड करा जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अदर देन NSC कंबाइंड विद द बैंक डिपॉजिट्स। आइए बेटा उसके बाद बात करते हैं हाउ मनी सोल्व ट्रेड प्रॉब्लम्स, कैसे करके पैसे ने इन प्रॉब्लम को सोल्व करा बेटा, उस पर चर्चा करेंगे। हाउ मनी सोल्व ट्रेड प्रॉब्लम्स, मनी ने, पैसे ने कैसे ट्रेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा, उस पर चर्चा करेंगे बेटा। एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल सही बात है। मनी वो चीज होता है जो यूनिवर्सल तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। कोई भी आप पैसे लेकर के जाएंगे तो मना नहीं करेगा, एकदम इजीली कहेंगे बाबूजी आ जाइए, क्या लेंगे आप बताइए, पता है मनी है। इट इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ ग्रोसरीज विद कैश और डिजिटल पेमेंट, बिल्कुल सही बात है, बहुत इज्जत के साथ आपको बुलाएंगे। प्रोवाइड कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो मनी प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म यूनिट्स फॉर वैल्यूइंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए फॉर ₹100 नोट रिप्रेजेंट अ क्लियर वैल्यू फॉर गुड्स लाइक मिल्क और ब्रेड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्लियर बता रहा है, क्लियर है पॉइंट्स। तो यहाँ पर मनी ने क्या करा, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का काम करा। उसके बाद फैसिलिटेट क्रेडिट एंड फ्यूचर पेमेंट, बिल्कुल सही बात है। मनी अलाउज डेफर्ड फॉर पेमेंट, आज लोन ले रहे हैं फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स है बोरोइंग मनी टू परचेज हाउस एंड रीपेमेंट EMIs, बिल्कुल सही बात है, वही चीज मैंने बताया। एनेबल्स स्टोरेज ऑफ वेल्थ, सीधी सी बात है। मनी कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, बिल्कुल सही, विदाउट द रिस्क एंड डिट्रीओरेशन। यहाँ पर अगर वही गुड्स होता, गुड्स को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं बट इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेविंग इन अ बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जब बैंक में आप सेविंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सारे के सारे क्या बेटा फ्यूचर में आपको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, आपका धन इकट्ठा होगा। आइए बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, सभी को एक बार रिकैप ले लेते हैं, उससे क्या होगा, चीज़ें हमारा कस्टमाइज हो जाएगा। आइए बच्चे, तो सबसे पहले अगर रिकैप की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मनी की हमने चर्चा करा। मनी क्या होता है, द डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज फॉर
स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की हमने बात करा। उसके बाद बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की हमने बात करा। पहले बार्टर सिस्टम के बारे में बताया कि गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ आप करते हो। फिर हमने बात करा हाईलाइटेड इश्यूज लाइक लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स। उसके बाद नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की हमने चर्चा करा। उसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ की हमने बात करा। फिर हमने बात करा बेटा कि फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने बताया प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू की हमने चर्चा करा। सेकेंडरी फंक्शंस के हम अंदर हम लोगों ने बात करा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड फॉर पेमेंट। उसके बाद हमने बात करा मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सिंप्लीफाइड ट्रेड, बिल्कुल सही बात है, इनकरेज फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में इसने सपोर्ट करा। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें, हमने M1 पे चर्चा करा, M2 पे करा, M3 पे करा, M4 पे करा। हमने बताया M1 का मतलब नैरो मनी, जैसे करेंसी प्लस DD आ जाता है। M2 के अंदर क्या आता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। M3 के अंदर आता है बेटा M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। M4 के अंदर क्या आता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। हाउ मनी सोल्व ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम्स, बेटा क्या करा इन्होंने, एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करा है, प्रोवाइड्स कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू के रूप में काम करा है, उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में काम करा है बेटा, और उसके बाद इन्होंने क्या करा है, एनेबल्स टू वेल्थ स्टोरेज का काम करा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। तो कंप्लीट मैंने मनी का चैप्टर 1 शॉर्ट में कराया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया, कस्टमाइज तरीके से कराया बेटा। जरूर इसको वॉच करें, अच्छे से देखें, एक बार नहीं तो 2 बार, मल्टीपल टाइम्स आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। अच्छे तरीके से मैंने समझाया बच्ची। और आपको क्लास कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और बाकी इस तरह की लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और प्रीवियस भी मैंने डाला हुआ है, मैं सारे सब्जेक्ट का डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो आप जरूर हमारे लेक्चर को वॉच करिए। और यहाँ पर जो मैंने PPT से आपको पढ़ाया है, अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर गिवन है। समझ गए बेटा। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।